नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई टीमें शाम में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इसी के बाद भोजपुरी में बोले, रोरा सभी का सपना पूरा हो गया है। आगे दिवाली और छठ पूजा का समय आ रहा है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। पीएम ने कहा, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से बिहार के सीमावर्ती जिलों तक के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। इसी के साथ गरीब माँ का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। अब भाषा के कारण उसके विकास में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। आज बहुत ही ईमानदारी से यूपी सरकार विकास कार्य में लगी है। यहाँ डबल इंजन सरकार 2017 से पहले ही, यानी योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहाँ थी, उसे अपने दिक्कतों से, अपनी आपकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामलों में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे से चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने बीती रात 1 बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 20 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दे। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा, हम कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम 1 दिन पहले रिपोर्ट देनी चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा, आपने 44 में से अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ की। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच से पीछे हट रही है। कोर्ट ने आगे कहा, आपकी एसआईटी ये समझ सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन से हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर अभी तक सिर्फ 4 गवाहों के बयान दर्ज क्यों किए गए? इस पर साल्वे ने जवाब दिया कि प्रक्रिया भी जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना ने बुधवार को 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक की पहचान आदिल वानी के तौर पर हुई। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आदिल जुलाई 2020 से घाटी में सक्रिय था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कश्मीर आए कारपेंटर साकिर वानी की हत्या की गई। यह आतंकी संगठन टीआरएफ का शोपिया जिले का कमांडर था। पिछले 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में 15 आतंकियों को मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उन्हें शोपिया के द्रगड़ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन शुरू करने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दिया था। क्रॉस फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले ही सेना ने राजौरी में लश्कर-ए-तोयबा के 6 आतंकियों को ढेर गिराया था। सूत्रों के मुताबिक सेना के अफसरों ने आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई। इसके तहत इंतजार करो, आतंकियों को गांव तक आने दो, फिर उन पर टूट पड़ो की नीति पर अमल किया गया। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एक बार फिर खारिज कर दी गई है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को बेल देने से इनकार कर दिया। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा सामने रखा गया। डिटेल ऑर्डर आना अभी बाकी। हालांकि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जस्टिस पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त है, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाए। एनसीबी की ओर से इस मामले को एसएसजी अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम सिरसाट कर रहे हैं। सिरसाट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी एसजी की मदद कर रहे थे। एसपीपी उद्वन सेठना भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आरोपियों को खास तौर पर आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मान सिंधे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मान शिंदे ने सुशांत ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। पंजाब में पठानकोट की भुआ विधानसभा सीट से कांग्रेसी एमएलए जोगिंदर पाल की गुंडागर्दी सामने आई। अपने काम के कसीदे पढ़ रहे विधायक को युवक ने विकास के बारे में पूछा। इसी दौरान युवक ने विधायक के लिए तू कहा तो वह आग बबूला हो उठा। विधायक इस कदर भड़क उठे कि युवक की वहां जमा भीड़ के आगे ही पिटाई करनी शुरू कर दी। इससे बाद में गनमैनों से भी युवक को खूब पिटवाया। ये वीडियो नवरात्रि के समय के रात के वक्त जागरण के समय का बताया जा रहा है। कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल जैन धार्मिक समागम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां वो अपने काम की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनते हुए ही युवक दूर से पूछने लगा कि विधायक होकर उसने क्या किया। ये सुनकर पहले तो पुलिस ने उसे रोक लिया था। युवक ने विधायक को पूछा कि तू की किता तू शब्द सुनकर विधायक भड़क उठे। उन्होंने सीधे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गनमैन और कांग्रेसी समर्थक भी इकट्ठा हो गए और उससे मारपीट करने लगे। उस युवक को पीट के वहां से बाहर निकाला गया। ऊपर खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद विधायक की गुंडागर्दी को लेकर अब पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस के रवैयों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक मेटावर्स बनाने पर फोकस कर रही है। किसी की चलते कंपनी अपने नए नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी के एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में नए नाम की घोषणा कर सकते हैं। कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि फेसबुक के सीईओ चाहते हैं कि कंपनी को अगले कुछ सालों में लोग मेटावर्स कंपनी के तौर पे जाने। सूत्रों के अनुसार इस बदलाव के जरिए कंपनी अपने सारे ऐप जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ओकुलस को एक जगह लाने की प्लानिंग कर रही है। मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में घोषणा की थी कि हम इस सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेंगे और एम्बेडेड इंटरनेट पे काम करेंगे। खुद का नाम बदलने या रिब्रांड करने वाली फेसबुक कोई पहली कंपनी नहीं है। गूगल ने 2015 में अल्फाबेट इंक को एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर स्थापित किया था। उसका उद्देश्य सर्च और एडवर्टाइजिंग बिजनेस के अलावा अन्य एरिया में खुद को बढ़ाना था। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी। बुधवार को 36 जिलों के 53 ब्लॉक में मतदान हो रहे हैं। खगड़िया के पोरा और बलतारा पंचायत में मतदाताओं को नदी पार करके मतदान केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है। बारिश के बीच नाव पे प्लास्टिक वोट के मतदाता वोट देने पहुंच रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी के मिर्जापुर पंचायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ईवीएम से प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह ही गायब हो गया। पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव चिन्ह में उलटफेर किया गया। उधर कटिहार में सालेपुर में एक बूथ पे टेबल और कुर्सी तक नहीं थी। वहां फर्श पे ईवीएम रख के वोटिंग कराई जा रही है। मतदान केंद्रों पे सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की भारी भीड़ जमा थी। मधुबनी के राजनगर और खजोली प्रखंड में सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पे वोटिंग के लोग नहीं जा पा रहे। चौथे चरण में ग्राम पंचायत सदस्य पद के 41,120, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 5,835 और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5,979, ग्राम कचहरी पद के लिए 17,553 और ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 4,190 और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1,131 उम्मीदवार मैदान में। इंदौर में नकली पुलिस अफसर और छोटू महाराज केस में 2 बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा महिला तांत्रिक छोटू महाराज को लेके हुआ है। छोटू महाराज का असली नाम सीमानंद गिरी है। नकली पुलिस अफसर बने रवि सोलंकी उर्फ राजवीर और सीमानंद गिरी के संबंधों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। आश्रम में आने वाले को छोटू महाराज रवि को अपना बेटा और आईपीएस अफसर बताकर मिलवाता था। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आश्रम आने वाली युवती और युवकों को पुलिस और रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। इसके लिए वह रवि सोलंकी को आगे करती थी। कई युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों रुपयों की ठगाई भी हुई।
रवि के मोबाइल से जो एसएमएस और व्हाट्सएप चैटिंग पुलिस को मिली है उसमें अब तक 10 से अधिक युवतियों के सामने आने की खबर है, जिनमें नौकरी के नाम पे ठगी हुई। वही मामले में 2 महिला भी पुलिस के सामने आई। जोबट विधानसभा उपचुनाव अब रोचक मोड़ पे आ गए। इस सीट पे अब मुख्य मुकाबला जोबट के रावत परिवार की बहू सुलोचना और अलीराजपुर के पटेल परिवार के महेश के बीच होगा। इस सीट पे भिलावा आदिवासी तय करेंगे कि जोबट से विधायक कौन बनेगा। उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस छोड़ के आई सुलोचना को बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अलीराजपुर जिला अध्यक्ष महेश पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। सुलोचना के ससुर स्वर्गस्थ अजमेर सिंह रावत जोबट के दिग्गज राजनेता रहे। वहीं महेश पटेल के पिता स्वर्गस्थ वेस्ता पटेल अलीराजपुर की राजनीति के यानी जोबट की जनता के बीच अब 2 राजनीतिक परिवारों के नुमाइंदे चुनावी मैदान में। जोबट विधानसभा सीट अलीराजपुर जिले में आती है। सीट पे 97% आदिवासी वोटर्स है। भील, बिलाना और पटलिया यहाँ की प्रमुख जातियां हैं। इनमें 55% बिलाना, 40% बेल और 5% पटेलिया समुदाय के वोटर हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक कलावती बुरिया के निधन के बाद इस सीट पे उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों में वोटिंग की तारीख करीब आते ही नेताओं के बीच चुनावी जंग तेज होती नजर आए। जोबट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रात्रि विश्राम पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि रात गुजारने ने नेमावर, खनगोर और नीमच के पाप नहीं धुलने वाले। साथ ही उन्होंने इन घटनाओं की जांच सीबीआई से करने की मांग की। शिवराज ने मंगलवार की रात जोबन विधानसभा क्षेत्र के कबीरखेज गांव में गुजारी। उन्होंने यहां चौपाल लगाई और गांव के लोगों से बात की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को खूब कोसा। कमलनाथ ने बुधवार को कुछ महीने पहले ही हुई घटनाओं को याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज जी, नेमावर कांड, खरगोन कांड, नीमच कांड, बालाघाट, डबरा का पाप रात गुजरने से धुलने वाले नहीं। अगस्त-सितंबर महीने में पहले नेमावर में एक आदिवासी परिवार की हत्या हुई। खरगोन में कथित रूप से पुलिस पिटाई के कारण एक आदिवासी की मौत हुई। वहीं नीमच में आदिवासी को गाड़ी में बांध के घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में राजनीति को आधी आबादी से जोड़कर नया मोड़ देने वाली प्रियंका गांधी बुधवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में गठित 4 सीट कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल रही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2022 का चुनाव लड़ने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पे आरोपों का फरिश्ता बना रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में गठित 4 सीट कमेटी यूपी सरकार में लगे गंभीर आरोपों की चार्जशीट तैयार करने में लगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया था। प्रियंका गांधी ने कहा, यह फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। मुरैना में पुलिस की बेरहमी सामने आई। रेड में के दौरान वीडियो बना रहे एक युवक को घर में घुसकर पीटा गया। बचाने आई पत्नी के पेट में लात मारने का भी आरोप है। घटना के बाद थाना प्रभारी ने कहा, पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाना गलत है, पुलिस ने कुछ सख्ती ही होगी। मुरैना के स्टेशन रोड पे थाना पुलिस एक मामले में आरोपी सौरभ गुर्जर पुत्र बुरा सिंह को पकड़ने के लिए उसके घर में गई थी। रेड के दौरान सौरभ गुर्जर के घर की महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। सौरभ के बगल में मौजूद मकान की छत से सैलू सी गुजर रहा था। उसने मोबाइल से पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाया था। पुलिस वालों को इतनी नागवर गुजरी कि वे आरोपियों के घर को छोड़कर उस वीडियो बनाने वाले युवक के घर में घुस गए और गेट में एक लात मारी और टीन का गेट टूट गया था। उन्होंने सैलू गुर्जर को पीटना शुरू किया। जब उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी सामने आई तो उसके पेट में लात मार दी। उसके बाद पुलिस वाले वहीं नहीं रुके बल्कि सैलू गुर्जर को पकड़कर स्टेशन रोड थाने ले गए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के दौरान फायरिंग होने के प्रमाण एसआईटी को मिल गए। अब बस से साफ होना बाकी कि गोली किसकी बंदूक से चली। इसके लिए पुलिस बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मंत्री के बेटे आशीष को छोड़ बाकी आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उस वक्त मौके पे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अगुवाई के लिए जा रहे थे। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए। इस बात की जानकारी होने के बाद से राज्य सरकार
लगातार उत्तराखंड प्रबंधन से संपर्क में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर एस.एन. बूरे ने बताया कि सभी 55 टूरिस्ट सुरक्षित है। नैनीताल कलेक्टर से बात करने पर सभी को वहीं एक स्कूल में शिफ्ट कराया गया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्रियों को निकालने के लिए मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उनके सुरक्षित वापसी के लिए उत्तराखंड प्रशासन के संपर्क में रहे। भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे। वे सभी नैनीताल व आसपास के क्षेत्र में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन में फंस गए हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।